Hello students, in last class we studied about the different defining properties of a living organism, right? How can we define that this thing is a non-living or this organism is a living organism, right? Now we'll continue and we'll study about the diversity, right? So I have already talked about diversity. What do you mean by diversity? Different variety in different organisms. There are so many organisms. Till now, 1.7 to 1.8 million organisms are found and identified. But there are still yet to come. There are many organisms that are still not discovered. बहुत सारे ऐसे organisms हैं जो अभी तक discover नहीं हुए, right? तो इसीलिए now अब हम आगे बढ़ेंगे इस chapter के बारे में. There is a variety of living organisms. बहुत सारी वैरायटी है. हमने अब पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमें पता है बच्चे बहुत सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. आपने जो बाहर गमलों में पौधे लगा रखे हैं, पॉटेड प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, पॉटेड प्लांट से लेके जो प्लांट्स फॉरेस्ट में उगते हैं, कितनी सारी स्पीसीज हैं. उसके बाद बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पेट डॉग्स या पेट कैट्स, जितने भी पेट्स हैं, अदर एनिमल्स, कितनी सारी वेराइटीज है, राइट? अगर हम एक डॉग की ही बात करें, डॉग में ही कितनी सारी ब्रीड आ जाती है, कितनी सारी स्पीशीज हैं, राइट? एल्सेशियन, डिफरेंट टाइगर मैस्टिफ, सो मेनी ब्रीड्स आर देयर. तो ये होती है डाइवर्सिटी, राइट? अब डाइवर्सिटी में सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते जो हम नेकेड आई से, जो हम डायरेक्ट देख सकते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज आर आल्सो आर टाइप ऑफ वैरायटी. दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, they are also living organisms and उनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है. इबोला वायरस, कोरोना वायरस, so many variety of viruses are there, so many varieties of these bacteria are there, right? So that is why हम सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर वैरायटी नहीं है, डाइवर्सिटी उनके भी अंदर है जो हम नहीं देख सकते. यही चीज कही गई है इन लाइंस के अंदर. If you look around you will see a large variety of living organisms. चाहे वो potted plants हो, insects हो, birds हो, आपके pets हो या other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, like bacteria, viruses, fungus, but they are all around you. हमारी बॉडी के अंदर ही कितने सारे बैक्टीरियाज हैं, बट दे आर द गुड बैक्टीरियाज. हमें लाइफ अच्छी जीने के लिए उन बैक्टीरियाज की जरूरत है, राइट? इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इज द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी विल इंक्रीज. अगर आप अपने आसपास के एरिया, अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, ठीक है, डॉग्स दिख रहे हैं, कैट्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के आप कहीं घूमने जाते हैं और वहां पर देखेंगे कितने, अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखेंगे आपको, कॉन्स वाले ट्रीज जो एक नॉर्मल लैंड एरिया में नहीं दिख सकते, हिली एरियाज में दिखेंगे, राइट? तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है. अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन इतने स्पीसीज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज 1. लेकिन देयर आर मेनी स्पीसीज जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं. क्यों नहीं डिस्कवर हुए? क्योंकि कुछ उनमें से आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द ओशंस. वहां पर जाते जाते ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, तो इसी वजह से अभी तक वो डिस्कवर नहीं हो पाए हैं, बहुत डीप होते हैं, राइट? सो उनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास इतने सारे स्पीसीज हैं, राइट? इतने सारे स्पीसीज हैं. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कहा था, बायो वर्ड जहां भी आ जाए मीन्स लिविंग. तो लिविंग चीजों की इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो अब इतनी सारी वैरायटी है, तो हम इसको अब क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी.
पूरा नाम क्या देंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग चीजों की वैरायटी, राइट। अब देखो लिविंग चीजों की वैरायटी है, तो अगर मैं एक डॉग की बात करूं, राइट, इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन तो डॉग को वहां पर क्या कहेंगे, कुत्ता, विसे कुत्ता, ठीक है, इन हिंदी। इंग्लिश में विल से डॉग। अगर यही चीज बंगाली में कहेंगे विल से कुकुर, राइट। अगर इसको हम राजस्थानी में बोलते हैं, मारवाड़ी में अगर हम देखें कुकुर को या डॉग को क्या कहा जाता है, गंदक। सो लोकल नेम्स देखे जाएं तो लोकल नेम्स कितने सारे हैं, राइट। बट ये लोकल नेम्स तो सिर्फ हम अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में ही बोल सकते हैं। अगर आप इंडिया में ही देयर इज सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर आप जाके बंगाल में कुत्ता कहोगे दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ नहीं आएगा, राइट। बट अगर मान लीजिए वहां पर कुकुर कहोगे वो उनको समझ आ जाएगा। तो लोकल नेम हम हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इतनी सारी वैरायटीज हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं, और हर स्पीसीज का अपना एक अलग लोकल नेम होता है, राइट। अब ये तो होगी चलो इंडिया की बात, इंडिया में ही इतने सारे नाम है डॉग के। अब मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच, फ्रांस में डॉग को वी से शियन, राइट। तो ये भी एक अलग नाम हो गया, ठीक है। अगर वो आके यहाँ कहेंगे दिस इज अ शियन, आपको नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा जिसको फ्रेंच नहीं आती। तो इसीलिए लोकल नेम्स का फायदा नहीं है, क्योंकि लोकल नेम हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही समझ सकते हैं, राइट। अगर हम दूसरे एरिया में जा रहे हैं जिसकी लैंग्वेज दूसरी है या दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हम ये लोकल नेम्स नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए देयर वॉज अ नीड, एक जरूरत महसूस हुई कि हर स्पीशीज का एक ऐसा नाम हो जो कि पर्टिकुलर हर कंट्री में बोला जा सके, हर कंट्री में समझ आ सके, राइट। अगर वो नेम हम जाके टू द अदर कंट्री एज अ साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, और ये होते हैं बच्चे साइंटिफिक नेम। एंड जब हम किसी स्पीशीज को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। किसी स्पीशीज का नाम रख देना, साइंटिफिक नाम रख देना, सो दैट उसको हर कंट्री में समझ आ सके। हर स्पीशीज का एक ही साइंटिफिक नाम होएगा, इसीलिए उसको समझने में परेशानी नहीं होगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। जैसे डॉग का साइंटिफिक नेम क्या रखा गया, डॉग का साइंटिफिक नेम रखा गया कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस, राइट। तो अगर हम फ्रेंच में जाके विल से दैट वी आर सीइंग फॉर अ डॉग या वी आर सीइंग अ organism with scientific name canis familiaris, तो साइंटिफिक नेम से दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर का शुरुआत करी, राइट। लेट्स गिव इट अ स्टडी। There are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. जितने भी प्लांट एनिमल्स है हम उनको जानते हैं, बट उनके लोकल नेम से, हिंदी में उसे कुछ और कहेंगे, बंगाली में उसे कुछ और कहेंगे, राजस्थान में कुछ और कहेंगे, तमिल में कुछ और कहेंगे। जैसे तमिल में डॉग को नाई कहा जाता है, right? These local names would vary from place to place, even within a country, right? Probably you would understand, you would recognize the confusion that would be created if did not find the ways and means to talk to each other. अगर हम समझा ही नहीं पाएंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर आप डॉग को ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि 4 लेग स्पीसीज होता है, ईयर्स होते हैं, तो 4 लेग तो कैट भी होती है, तो वो नहीं समझ पाएगा अगला बंदा, राइट।
तो इसीलिए फिर किसकी जरूरत महसूस हुई, नॉमेनक्लेचर की। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world. अब अगर बाहर मान लो कोई साइंटिफिक मीटिंग है, साइंटिफिक मीटिंग में सब अपने लोकल नेम्स ले रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट नहीं समझ पाएंगे। लेकिन साइंटिफिक मीटिंग में जब आप उसको कैनिस फेमिलियरिस कह दोगे तो सब समझ जाएंगे, हाँ, सबके माइंड में एक इमेज आ जाएगी कि किस चीज की बात हो रही है। तो इसीलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। अब नॉमेनक्लेचर अगर है बच्चे, नॉमेनक्लेचर से पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको दिखा और साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया, नहीं, पहले उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये ऑर्गेनिज्म इस फैमिली से बिलोंग करता है या इसके इस ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पूरी तरह से पहचानना पड़ेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर से पहले पॉसिबल ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना जरूरी है कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये फीचर्स है, तो उसको फिर उस फैमिली में रखा जाए, राइट। अगर 4 पैरों वाला एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, 4 पैरों वाले तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन फिर उसके और सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि इसके हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है, कैनाइंस है तो कार्निवोरस है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद और भी फीचर्स की कैसा है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे अच्छी तरह, राइट। तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होएगा, मान लीजिए एक कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, राइट। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो अब उसको क्या करना है, एक कोई मान लीजिए नया ऑर्गेनिज्म है, नया टाइप का फ्लावर मिला है, प्लांट मिला है, उसका ऐसा फ्लावर है, तो अब क्या करेंगे, अगर तो ये ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो हम उसको will apply principles and criteria which are provided in the International Code of Botanical Nomenclature। ICBN वो हमारी सोसाइटी है जो डील करती है किससे, वर्ल्ड में जितने भी बोटेनिकल, जितने भी प्लांट्स हैं, ICBN उनके नॉमेनक्लेचर और उनके आइडेंटिफिकेशन करेगी ये सोसाइटी। और अगर कोई एनिमल का नया ऑर्गेनिज्म मिला है, नई स्पीशीज मिला है, तो वो डील करेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर नाम डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया यूज करके, वो ही उस एनिमल का नाम रखा जाएगा। तो रिमेंबर, अगर बॉटनी वर्ड कहीं आ रहा है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्लांट्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्लांट्स। एंड zoology, जू गए हो ना, zoology यहाँ पर क्या होते हैं, जू के अंदर डिफरेंट एनिमल्स, तो zoology इज द ब्रांच दैट डील्स विद एनिमल्स, botany is the branch that deals with plants and zoology is the branch that deals with animals। तो फिर उनको उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा, राइट। अब आता है कि नाम कैसे रखा जाएगा। नाम रखने के लिए बच्चे देयर शुड बी 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए नाम रखने के लिए। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं, 2 कंपोनेंट्स शुड बी देयर। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अब उसकी नॉमेनक्लेचर की बारी है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला कंपोनेंट है उसके जीनस एंड द सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक स्पीशीज। ये 2 कंपोनेंट हर नॉमेनक्लेचर में मिलेंगे, हर नॉमेनक्लेचर में, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, उसका जीनस नेम या जिसको हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट क्या होएगा, उसका स्पीशीज नेम या जिसको स्पेसिफिक एपिफेट भी कहा जाता है, राइट। तो हर
ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो नॉमेनक्लेचर के लिए ये दो जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे? मैंगीफेरा इंडिका। वुल्फ, वुल्फ का साइंटिफिक नेम कैनिस ल्यूपस। पीकॉक, पीकॉक का साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस। ठीक है, तो अगर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है उसके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, एक जीनस और एक स्पीसीज नेम, जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिफेट, राइट। और ये कंपोनेंट, ये इस नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाय का मतलब होता है टू, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। बाय, ट्राई होता तो तीन कंपोनेंट्स, राइट। क्वार्टर होता है तो चार कंपोनेंट्स। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीन जिसके अंदर दो कंपोनेंट, एक जीनस और एक स्पीसीज, राइट। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट व्हिच इज नोन एज कैरोलस लिनियस। He was a famous scientist and he was the one who gave this binomial nomenclature, right? अब ये तो हो गए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ फैक्ट्स कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। अब जैसे मैंगीफेरा का ये जीनस नेम है और ये स्पीसीज नेम है इंडिका। वोल्फ का कैनिस जीनस नेम है और ल्यूपस क्या है? स्पीसीज नेम। ये जीनस नेम और ये स्पीसीज नेम, राइट। तो ये है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के लिए बच्चे, नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं हम किसी का नाम लिख सकते। नॉमेनक्लेचर के लिए सम रूल्स आर देयर, राइट। एंड व्हाट आर दीस रूल्स? देखो, बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे, साइंटिफिक नेम्स, वो जनरली लैटिन में होंगे एंड इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। अगर तो मैं यहाँ पर इसको हैंड रिटन राइटिंग में लिख रही हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, तो मुझे इन दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा अगर मैं हैंड रिटन लिख रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों नाम इटैलिक्स में हो, इटैलिक्स में हो, राइट। तो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, जहां से भी उसका ओरिजिन हुआ हो, लेकिन नाम हम उसका जो लैटिन में बोला जाता है लैटिन में वही बोलेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, लेकिन सेकंड नेम क्या होता है उसका? पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिफेट। स्पीसीज नेम सबका अलग होएगा, जीनस सेम हो सकता है, जैसे कि कैनिस, वॉल्फ का कैनिस इज द जीनस नेम, लेकिन डॉग का भी क्या है? जीनस नेम कैनिस ही है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जीनस, राइट। बट स्पीसीज दोनों का अलग होएगा, जैसे वुल्फ का स्पीसीज नेम ल्यूपस है, बट डॉग का स्पीसीज नेम फेमिलियरिस है। तो स्पीसीज नेम अलग होएगा हर ऑर्गेनिज्म का, बट जीनस नेम कुड बी सेम, अगर सेम जीनस से है तो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सेम है, राइट। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हाथ से लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा। देखो मैंने सबको सेपरेटली अंडरलाइन किया है, राइट। बट अगर इटैलिक्स में प्रिंटेड है तो उनको, अगर लैटिन में उनको प्रिंट किया है तो वो क्या होने चाहिए? इटैलिक्स में होने चाहिए, राइट। द वर्ड डोनेटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होएगा, बट द स्पीसीज नेम विल बी इन द स्मॉल लेटर, राइट। जैसे कि ये मैंजीफेरा इंडिका, देखो मैंने सारे यहाँ पर ये कैपिटल में लिखे हैं एंड दिस इज इन द स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट दिस द जीनस नेम और राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो वो पूरा चेक करते हैं कि आपने ढंग से लिखा है या नहीं लिखा, राइट। सो अब ये चीज हो चुकी है। नाउ द अनदर थिंग इज क्लासिफिकेशन। व्हेन यू फाइंड एन ऑर्गेनिज्म, there are so many organisms, there are so many species बच्चे, 1.7 to 1.8 मिलियन हमने बात करी। हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीशीज को अलग अलग से पढ़ना बहुत मुश्किल है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है और उन सारे ऑर्गेनिजम्स का सब कुछ पर्टिकुलर पढ़ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं बता रही हूँ अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि उनको पर्टिकुलर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू सम ग्रुप्स, राइट। अगर मान लो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डॉग्स, सम एल्सेशियन देयर या पिटबुल इज देयर और टाइगर मैस्टिफ इज देयर, सो मेनी स्पीसीज आर देयर, पर हम उसको क्लासिफाई कर देंगे सबको डॉग के अंदर। अब डॉग की जैसे इमेज आएगी आपको पता चल जाएगा हाँ किस बारे में बात की जा रही है। वीट की जैसे ही इमेज आएगी पता चल जाएगा वीट प्लांट की बात करी जा रही है, राइट। तो इस चीज को जब हम सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को जिनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर सिमिलर हो, जैसे डॉग्स कैट्स, तो जब वो सिमिलर दिखने वाले कैरेक्टर्स को हम एक ग्रुप में पुट कर देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा गया है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. कैरेक्टर्स लेकिन सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि कोई स्पीसीज कैट का है और आपने डॉग के उसमें क्लासिफाई कर दिया। डॉग है तो सारे डॉग्स के ही होने चाहिए, कैट्स है तो सारे कैट्स के ही होने चाहिए, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये सारा पैराग्राफ इसके ऊपर डिनोटेड है। ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ये हमने पढ़ा, इसमें ये सारा हम पढ़ चुके हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम, इसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया। In the next class we'll study about the taxonomy. What do you mean by taxa? यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया है, you please give it a reading, ठीक है। अगली क्लास में we'll study about taxa and what do you mean by taxonomy and what are the different taxonomic categories, right? I hope I made you understand today's lecture. Have a nice day. Thank you.